Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. We are learning second lesson of history, historiography, Indian tradition. तो इतिहास का जो स्टडी है जो है इंडिया में तीन पार्ट में किया जाता है. फर्स्ट पार्ट इज एंशंट हिस्ट्री, बाद में हिस्टोग्राफी इन द मिडिवल पीरियड हमने दो पार्ट में देखा है. और इस थर्ड पार्ट में हम देखने वाले हैं हिस्टोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड. तो मॉडर्न पीरियड जो है वो 1850 से शुरू होता है. 1850 से सॉरी. तो जो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है कंसिडर द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब हमारे ऊपर ब्रिटिशों का राज था, ब्रिटिश रूल. तो 1853 में, इसी पीरियड में 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई बॉम्बे से लेके ठाणे तक. बाद में 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब वगैरह, बहादुर शाह, ये सब आके ब्रिटिशों के खिलाफ एक रिवोल्ट किया था. बाद में 1857 में ही यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे की शुरुआत हुई. यूनिवर्सिटी कलकत्ता, मद्रास में यूनिवर्सिटी शुरुआत हुई. 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई. तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स है वो मॉडर्न इंडिया में घटे हैं. इन द 20th सेंचुरी द इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, 20th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल शुरू हुआ तो इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन भी, पुरातत्व जो अभ्यास है, एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ है. एंड रिसर्च स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश रूल. तो ब्रिटिश रूल शुरू होने के बाद इंडिया में हमारी परंपरा कैसी रही होगी ये ढूंढने के लिए आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ. तो ये जो कहाँ पे हुआ, लोथल गुजरात में, धौलावीरा गुजरात, कन्नौज यूपी, महरौली दिल्ली, राखीगढ़ी हरियाणा, हस्तिनापुर यूपी, कालीबंगन राजस्थान, खोपड़ी महाराष्ट्र, बाद में अही छत्र यूपी, आलमगीर यूपी. तो इस जगह हमारे जो इंडियन ट्रेडिशन कौन सी रही होगी ये ढूंढने के लिए एक्सप्लोरेशन किया जाने लगा. नंबर ऑफ एंशंट साइट्स, बहुत सारे एंशंट साइट्स अभी जो हमने नाम बताए लिए, वेयर एक्सावेटेड अंडर द सुपरविजन. एक्सावेटेड मतलब उत्खनन करना शुरू किया. एक्सकावेटेड उत्खनन, तो वो केयरफुली किया जाता है. तो हर एक चीज़ को कोई डैमेज न हो इस तरह से वो एक्सावेटेड किया जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ सर अलेक्जेंडर कनिंगहैम. सर अलेक्जेंडर कनिंगहैम. तो ये जो अलेक्जेंडर कनिंगहैम थे, ये मेजर जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंगहैम कहा जाता है. वो ब्रिटिश आर्मी में इंजीनियर थे. और उन्होंने इंजीनियर होने के बावजूद हिस्ट्री में और आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट लिया. उनका जन्म 1814 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1893 लंदन में हुई थी. और उनका अपॉइंटमेंट न्यूली क्रिएटेड पोजीशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर करके उनका अपॉइंटमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में. ही फाउंडेड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो हमने आगे देखेंगे. और 1851 में ही एक्सप्लोर्ड द बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. जो बुद्धिस्ट जो मोन्यूमेंट है खास करके उसका उत्खनन करने का उन्होंने काम किया. सांची में उसको स्तूप कहते हैं, स्तूपा, एमपी मध्य प्रदेश. तो ये अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. तो ये अलेक्जेंडर कनिंगहैम जो फर्स्ट
डायरेक्टर जनरल थे, मैंने आपको बताया अभी, ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI उसको कहते हैं हम। 1861 में इसका फाउंडेशन हुआ। और उनके जो मोटो है, कोई भी इंस्टीट्यूट का एक मोटो रहता है हर एक इंस्टीट्यूट का, तो उनका भी है प्रत्न कीर्ति पावरोनो, प्रत्न कीर्ति पावरोनो, ऐसा उसका मोटो है। इसका हेडक्वार्टर तिलक मार्ग न्यू दिल्ली में अभी भी है। हमारे सारे जो किले हैं वो उनके निगरानी में है, बहुत सारे किले। तो ये जो अलेक्जेंडर कनिंघहैम थे, उनको बहुत सारा नॉलेज ब्राह्मी लिपि का था। तो डिटेल्ड सर्वे ऑफ बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स उन्होंने किया। ये एक्साइटेड स्तूपाज, अभी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो डायरेक्टर जनरल है वो है वी विद्यापति, वो एक महिला है वी विद्यापति। उनका अपॉइंटमेंट अभी 12 मई 20 को हुआ है। तो ये वो खुद एक IAS ऑफिसर रही है और उनका अभी नई डायरेक्टर जनरल है ASI की। तो ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघहैम ही चोज मेनली द साइट्स मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट मतलब बुद्धिस्ट के जो ग्रंथ है, तो उन ग्रंथ को पढ़ते समय उसमें जो जो उनको प्लेसेस का उसमें मेंशन हुआ वो ढूंढने के लिए, समझो उन्होंने किसी टेक्स्ट को पढ़ा होगा, उसमें सारनाथ लिखा होगा, तो सारनाथ, चलो सारनाथ कहाँ पे है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, तो बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, समझो सूत्राज, बाद में थेरवाद, विनय पिटक, महायान सूत्राज, शास्त्राज, अभिधम्म पिटक वगैरह पाली में लिखे हैं। तो इन टेक्स्ट में जो भी टेक्स्ट जो पाली में लिखे थे, गांधारी में लिखे थे, संस्कृत में लिखे थे, और कुछ तो मनुस्क्रिप्ट थे हाथ से लिखे हुए। तो इनमें जो जो प्लेसेस है उनको ढूंढने के लिए उन्होंने एक्सकवेशन शुरू किया। खास करके हड़प्पन सिविलाइजेशन, और जब हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन हमने देखा, तो इट इज लोकेटेड इन इंडस रिवर वैली, इंडस रिवर वैली। ये अभी भी 2 लार्ज सिटीज़ है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लोकेटेड इन प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान। ये भी पाकिस्तान में है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रोविंस में। पंजाब हमारे इंडिया में भी पंजाब है, लेकिन पाकिस्तान में भी जो पंजाब और सिंध प्रोविंसेस में ये अभी है। तो इनकी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो 3300 से लेके 1300 BCE तक है। तो बिफोर क्राइस्ट एरा, ब्रॉन्ज एज में है। तो दिस 2 सिटीज, ये 2 शहर जो है वेल नोन फॉर देयर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलर लेआउट की वजह से वो फेमस है। और हड़प्पन पीपल जो थे वो लिटरेट थे, मतलब उनको पढ़ना लिखना आता था, समझो, एंड यूज्ड द्रविडियन लैंग्वेज, वो द्रविडियन लैंग्वेज यूज करते थे। तो यहाँ का जो हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर किसने किया? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन थे? ये ब्रिटिश थे, मतलब सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल ऐसा उनका नाम था। वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बाद में डायरेक्टर जनरल बने थे इंडिया फ्रॉम 1902 से लेके 1928 तक। तो उन्होंने ही एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो किया, 2 मेन सिटीज़ का। इसमें इंडस वैली और सिविलाइजेशन है। तो ये वो जो है एक्सकवेशन इन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सांची, सारनाथ, तक्षशिला के लिए जाने जाते हैं। और उनको ब्रिटिश इंग्लैंड में CIE मतलब कंपेनियन अवार्ड दिया गया। क्वीन विक्टोरिया से नाइटहुड
नाइटहुड का अवार्ड दिया गया उनको चर्च की ओर से, और फेलो ऑफ ब्रिटिश एकेडमी FBA ये भी उनको दिया गया। तो ये जॉन मार्शल ब्रिटिश रूल में उन्होंने बहुत सारा एक्सकवेशन किया था बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ एंटिक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, तो वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बुद्धिस्ट का पीरियड है समझो 600-500 वगैरह है ना। तो उसके भी पहले वो अभी इंडियन हिस्ट्री पीछे गई, कुड बी ट्रेस द 3rd मिलेनियम BC और इवन अर्लियर, उसके पहले भी। मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार वो एक्सकवेशन करने लगे थे, लेकिन उनको पता चला कि भाई इंडियन हिस्ट्री जो है उसके भी पीछे 3rd मिलेनियम तक जाती है, ऐसा उनको पता चला। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम है और ये जॉन मार्शल है। मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया, बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स आते थे, ICS वो उनकी एग्ज़ाम रहती थी, ICS करके मतलब कंपनी के जो अधिकारी रहते थे इन इंडिया, रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा है। देयर राइटिंग डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, तो उन्होंने जो लिखा जो कुछ भी लिखा है वो दिखाता है कि उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है किसका, ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसीज़ की। कॉलोनियल पॉलिसी मतलब हमारा देश जो था वो ब्रिटिश लोगों की कॉलोनी थी, कॉलोनी। तो कॉलोनी के प्रति कौन सी पॉलिसी थी उनकी, उनका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था ऑफ द ब्रिटिश। मतलब जितने सारे उन्होंने छोटे मोटे देश उनके कब्जे में लिए थे, उनके प्रति उनकी पॉलिसी क्या थी, उसका प्रभाव उनके राइटिंग्स में पड़ता है। 3 वॉल्यूम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 3 वॉल्यूम्स मतलब 3 बड़ी बड़ी किताबें, उसको हम मराठी में खंड भी कहते हैं। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये किताब का नाम है, रिटन बाय जेम्स मिल, ब्रिटिश इंडिया वो जेम्स मिल ने लिखा था, जेम्स मिल ने। वेयर पब्लिश इन 1817 में लिखा था। तो जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है, इसमें कंपनी रूल, ये जो है हिस्ट्री ऑफ कंपनी रूल है समझो एक तरफ से, वो जेम्स मिल ने लिखी हुई। इट इज़ द स्टैंडर्ड रेफरेंस, वो रेफरेंस करके यूज की जाती है इन द सब्जेक्ट ऑफ अमंग द ब्रिटिश इम्पेरियलिस्ट। ब्रिटिश इम्पेरियलिस्ट किस तरह की थी, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो ये 1817 में पब्लिश हुई थी, और इसमें जेम्स मिल ने रिलीजन के बारे में, लिटरेचर के बारे में, आर्ट्स, वहाँ के लॉज कौन से थे, इंडियन क्लाइमेट कैसा था, नेटिव लैंग्वेजेस कैसी थी, वो सारा मेंशन किया है। उसने हिंदू कस्टम पे और अपने बैकवर्डनेस पे अटैक किया कि इंडिया का कल्चर बैकवर्ड है, सुपरस्टिशन बहुत सारा है इसमें, इग्नोरेंस है, मिस ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन, और वो सब लिखने के बाद आगे जाके 1829 में वो बैन ऑन सती, मतलब पति के निधन के बाद औरत को सती जाना पड़ता था, उसकी चिता पे बैठ के उसको भी साथ साथ में जल जाना पड़ता था। तो ये बैन जो हुआ, तो इसका इन्फ्लुएंस हुआ था उस पर। तो जेम्स मिल ये भी एक स्कॉटिश था, और हिस्ट्रियन और इकोनॉमिस्ट था ये फिलोसोफर। उसका जन्म 1773 में हुआ था, 1836 में उसकी मृत्यु हुई थी। ही वॉज द फर्स्ट राइटर, ये ऐसे पहले राइटर है, उसने इंडियन हिस्ट्री जो है 3 पार्ट में लिखी है, 3 पार्ट।
कैसे, एक पार्ट है हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं की हिस्ट्री, मुस्लिम की हिस्ट्री और ब्रिटिश की हिस्ट्री, ऐसे 3 पार्ट की हिस्ट्री इसने पहली बार लिखी। और ब्रिटिश पॉलिटिक्स में इन्होंने बहुत सारा बड़ा रोल प्ले किया है। तो दिस वाज द फर्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन। ब्रिटिश हिस्टोरियन जो होके गए, बहुत सारे ब्रिटिश हिस्टोरियन थे समझो, एडवर्ड गिबन है, रॉबर्ट कीथ है, विलियम रॉबर्टसन है, थॉमस कार्लाइल है। इसमें वो सारे जो ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं, इसमें से ये पहला ऐसा हिस्टोरियन है उसने इंडियन हिस्ट्री पे बुक लिखा। इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स ऑन absence of objective perspective and prejudice about the various aspects of the Indian culture। तो इस बुक में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है क्या, absence ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो वस्तु स्थिति होनी चाहिए, उसमें अब्सेंस है, मतलब वस्तु स्थिति का उसने कुछ लिखा ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से लिखा नहीं है। एंड प्रेजुडाइस, उसके मन में प्रेजुडाइस है कि भाई मुझे यही लिखना है। प्रेजुडाइस मतलब जो सही दिखता है वो नहीं लिखना है, मेरे मन में है जो वही लिखना है। अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर के बारे में जो दिखता है वही वो नहीं लिखा, बल्कि उसमें खुद को जो लिखना चाहिए वो उसने लिखा है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बाद में दूसरा एक किताब है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके, ये भी रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम का एक बुक है, देखो ये बुक है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इसमें क्या है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, खाली इसमें ब्रिटिश नहीं है, ये रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने लिखा है। तो इस बुक में भी क्या है, तो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में माउंट स्टुअर्ट ने क्या क्या लिखा है समझो, नेचुरल डिवीजन किया है उसमें। उसमें 2 पार्ट में इंडिया को बांटा था, एक था नॉर्थ इंडिया, उसको वो हिंदुस्तान कहता है, और साउथ इंडिया को वो डेक्कन कहता है। तो पॉपुलेशन कितनी है, क्लाइमेट और सीजन कैसे है, प्रोडक्शन क्या होता है, ट्रीज, स्पाइसेस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एनिमल्स, मिनरल्स, क्लासेस म्हणजे मतलब वर्ग, समाज के वर्ग कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गवर्नमेंट किस तरह चलते हैं, किंग्स, एडमिनिस्ट्रेशन, बाद में रिवेन्यू, कोर्ट म्हणजे दरबार, पॉलिसी, वॉर, मेडिसिन्स, लैंग्वेजेस, लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, एजुकेशन, विमेन, स्लेवरी, ड्रेसेस, सेरेमनीज, बहुत सारे चीज़ों के बारे में ये माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन कौन था फिर ये, तो ही वॉज ऑल्सो स्कॉटिश हिस्टोरियन था ये, और वो एसोसिएटेड विथ गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। बाद में वो बॉम्बे का गवर्नर भी बन गया, गवर्नर। तो गवर्नर कौन होता है, उस ज़माने में जो ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पे रूल करने के लिए भारत का, अपने इंडिया का 3 डिवीज़न बनाए थे। एक था बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और तीसरी मद्रास प्रेसिडेंसी। और ये तीनों रीजन को हैंडल करने के लिए गवर्नर अपॉइंट किए जाते थे, गवर्नर। तो ये माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन गवर्नर करके वो वहाँ पे उसका अपॉइंटमेंट हुआ था। तो उसने इंडिया पे और अफ़गानिस्तान के ऊपर भी बुक्स लिखी है। तो अभी भी अब अगर आप बॉम्बे जाते हो तो बॉम्बे में आपको एल्फिंस्टन रोड, एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन का नाम, एल्फिंस्टन सर्कल, एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई, वो 1856 में इस्टेब्लिश हुआ था, वो अभी भी उसके नाम से आपको देखने को मिलेंगे। और जो अपने मराठा के ऊपर हिस्ट्री लिखी है ग्रैंड डफ ने भी अपने बच्चे का नाम एल्फिंस्टन रखा था, इसका इतना इन्फ्लुएंस पड़ा था उस टाइम। तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर
तो मैंने अभी बताया गवर्नर जो रहता है वो डिवीज़न जो थे 3 डिवीज़न उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उसको रखा जाता था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के कोरोनेशन के टाइम हेनरी ऑक्जेंडन, आपने सुना है ना, हेनरी ऑक्जेंडन आया था देखो रायगढ़ पे, तो उस टाइम वो बॉम्बे का गवर्नर था। तो ये किताब उसने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1841 में पब्लिश की थी। ओके, नेक्स्ट द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर। तो मराठा एम्पायर हम बोलते हैं, मराठा एम्पायर तो ये शुरू कैसे हुआ? फॉर्मली एग्जिस्टेड फ्रॉम 1674। 1674 को शुरू हुआ, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के इनकी जो कोरोनेशन हुआ उससे शुरुआत होके एंडेड इन 1818 में, 1818 में ख़त्म हुआ। 300 साल तक समझो ये चला रहा, 2.5 साल तक समझो। तो 1818 में उसका डिफीट बाजीराव पेशवा सेकंड था, उसका वो पराभूत हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो मराठा जो एम्पायर है बहुत बड़ा एम्पायर था उस टाइम, तो उसको क्रेडिट जो लार्ज एक्सटेंट था मुगल एम्पायर का बड़ा जो एम्पायर उस टाइम था उसको ख़त्म करने का काम ये मराठा एम्पायर ने किया था, ध्यान में रखो। तो इनकी कैपिटल महाराज के टाइम रायगढ़ रही, राजाराम महाराज के टाइम वो जिंजी थी, बाद में शाहू महाराज के टाइम सातारा में गई, बाद में पुणे में उसका सेंटर होता गया समझो। तो शिवाजी फर्स्ट मतलब छत्रपति शिवाजी फर्स्ट जो थे उनका पीरियड वो फर्स्ट अपने एम्पायर थे मराठा एम्पायर के, और लास्ट के एम्पायर थे प्रताप सिंह थे। और उनका जो एम्पायर में जो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, प्राइम मिनिस्टर मतलब पेशवा, तो पहले थे मोरोपंत पिंगले और लास्ट के थे बाजीराव सेकंड। तो ये जो मराठा एम्पायर की जो पीरियड है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री, इसको इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। ग्रैंड डफ्स नेम स्टैंड्स आउट अमंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश ऑफिसर के जितने भी ऑफिसर थे उसमें ग्रैंड डफ का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। हु रोट अबाउट मराठा हिस्ट्री, उसने मराठा हिस्ट्री लिखा। तो मैंने अभी बताया कि ब्रिटिश सोल्जर थे ग्रैंड डफ, और वो भी हिस्टोरियन स्कॉटलैंड के थे, और वो सिविल सर्वेंट बन के ईस्ट इंडिया के लिए ज्वाइन हुए थे बॉम्बे ग्रेनेडियर्स में, सोल्जर करके बॉम्बे ग्रेनेडियर्स। बाद में उनको 1818 में अपॉइंट किया गया था, वो सातारा स्टेट में रेसिडेंट, मतलब जो छोटे छोटे राजे थे उस टाइम उनके दरबार में उसको रेसिडेंट करके रखा गया था। तो उसने मराठा हिस्ट्री लिखी। तो ही रोड द बुक एंटाइटल्ड हिस्ट्री ऑफ मराठाज। तो हिस्ट्री ऑफ मराठाज करके उसने एक किताब लिखी, उसमें मैंने अभी बताया कि सब जो मराठा किंग होके गए छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके बाद में छत्रपति संभाजी महाराज, बाद में छत्रपति राजाराम महाराज, बाद में ताराबाई आती है, बाद में छत्रपति ताराबाई समझो, बाद में छत्रपति शाहू महाराज है, बाद में उनका जो छत्रपति शाहू महाराज का पंत प्रधान बोलते हैं उनको हम, पेशवा, तो बालाजी विश्वनाथ है, उसका बेटा बाद में बाजीराव फर्स्ट, बाद में माधवराव फर्स्ट, बाद में नारायण राव, उसके बाजीराव के बाद बाजीराव आया था, नाना साहब कहते हैं उसको। तो माधवराव फर्स्ट, बाद में नारायण राव, बाद में रघुनाथ राव, बाद में माधवराव सेकंड करके और बाजीराव सेकंड करके, वो 1818 तक वो सारी हिस्ट्री इसमें उसने लिखी। दिस बुक इज़ पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम्स। ये बुक जो है 3 वॉल्यूम में पब्लिश की गई। ग्रैंड डफ्स राइटिंग ऑल्सो शोज, ग्रैंड डफ की जो राइटिंग है वो भी दिखाते हैं ब्रिटिश इंक्लिनेशन, कि ब्रिटिश की जो प्रवृत्ति थी ऑफ कंडेमनिंग इंडियन कल्चर को कंडेम करना, दोष देना, एंड हिस्ट्री मतलब कंडेम किया उसने, अच्छा बहुत सारा अच्छा नहीं लिखा है।
सिमिलर टेंडेंसी इज विटनेस्ड, वही टेंडेंसी हमको दिखाई देती है कर्नल टॉड्स राइटिंग। कर्नल टॉड, जिस तरह से ग्रैंड डफ ने मराठा हिस्ट्री लिखी, उस तरह कर्नल कर्नल टॉड ने भी राजस्थान हिस्ट्री लिखी है। राजस्थान हिस्ट्री, उसको उसका अंग्रेजी नाम है एनल्स ऑफ राजस्थान, एनल्स ऑफ राजस्थान करके, एनल्स ऑफ राजस्थान। उसमें जो सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत जो है स्टेट्स, उसका उसने उल्लेख किया है। बाद में वो बहुत सारे राजपूत जो राजे थे, जो भीम सिंह से लेके मेरा महाराणा भीम सिंह रहेगा, महाराणा प्रताप होगा, बाद में राणा संघ है, मुझे ऊपर नीचे हुआ है, राणा संघ है, विद उदय सिंह, राणा प्रताप, जगत सिंह, बाद में उनका औरंगजेब से के साथ कैसा स्ट्रगल हुआ वो लिखा है उसमें। राजपूत स्टेट्स कौन इंडिया में कौन से हैं, और बैटल का पानीपत की बैटल वगैरह है, वो सारा उसने राजस्थान की हिस्ट्री में लिखा है। लेकिन वही टेंडेंसी उसकी भी उसमें उतनी ये नहीं दिखती है। द 2 वॉल्यूम्स रिटन बाय विलियम, 2 वॉल्यूम लिखे विलियम हंटर, विलियम विल्सन हंटर ने भी 2 वॉल्यूम लिखे हैं ऑन इंडियन हिस्ट्री। तो विलियम विल्सन हंटर जो है, अब आपने सुना होगा हंटर कमीशन, मतलब शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ये विलियम विल्सन हंटर ने भी 2 वॉल्यूम लिखे इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। तो ही वॉज ऑल्सो स्कॉटिश हिस्टोरियन, स्टैटिस्टियन एंड मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस जो मैंने अभी मेंशन किया था कि इंडिया में उनको नौकरी अगर चाहिए थी तो उनको आईसीएस की एग्ज़ाम देनी पड़ती थी। आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस, ब्रिटिश लोगों को इंग्लैंड में देनी पड़ती थी, उसको इंपीरियल सिविल सर्विस भी कहा जाता है। 1858 से लेके 1947 तक, 1858 से लेके 1947 तक जो भी ब्रिटिश लोगों को इंडिया में नौकरी चाहिए, नौकरी करना चाहता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसको ये परीक्षा देनी पड़ती थी आईसीएस। अभी हम जो यूपीएससी बोलते हैं, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें आईएएस जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है उसकी इक्विवेलेंट थी। वो परीक्षा बाद में इंडियन लोग भी देने लगे थे। सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने एक वो परीक्षा पास की थी। तो ये जो तो विलियम विल्सन हंटर है, वो बाद में उसने भी इंडियन हिस्ट्री किताब लिखी, शो अ समव्हाट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। उसने थोड़ा सा इम्पार्शलिटी करने का प्रयत्न किया, मतलब ठीक है भाई जो सही है वो दिखाना चाहिए, तो ट्रीटमेंट देने का प्रयत्न किया उसने। जो किताब लिखी वो जो इंडियन हिस्ट्री है उसका नाम था समझो द इम्पेरियल गैजेटर ऑफ इंडिया, इम्पेरियल गैजेट ऑफ इंडिया। तो उसको संस्कृत का भी नॉलेज था, और उसने इंडियन एम्पायर के बारे में, इट्स पीपल और हिस्ट्री एंड प्रोडक्ट्स, उसका नाम समझो इंडियन हिस्ट्री का था, द इंडियन एम्पायर, द पीपल, इट्स पीपल, हिस्ट्री एंड प्रोडक्ट्स, ऐसा उसका किताब का नाम था। अभी इसमें दिया नहीं है। तो ये ब्रिटिश रूल में जो लिखा करते थे हिस्टोरियंस वो, लेकिन उसका जो विरोध किया, मतलब उसके अगेंस्ट लिखने का काम नीलकंठ जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, ये 2 लोग थे, वेयर 2 इंडियन हिस्टोरियंस हु टुक अपॉन द टास्क। उन्होंने क्या किया, ये टास्क लिया ऑफ एक्सपोजिंग द लिमिटेशंस ऑफ ग्रैंड डफ्स राइटिंग। लेकिन ग्रैंड डफ ने जो मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखा है उसको एक्सपोज करने का काम, मतलब उसमें कमियां जो थी वो बताने का काम नीलकंठ जनार्दन कीर्तने ने किया। तो ये उन्होंने बताया कि भाई बहुत सारा भारत के बारे में लिखा है ग्रैंड डफ ने, लेकिन उसने कथा सागर सरिता, सप्तशती, चतुर्वर्ग चिंतामणि, ज्ञानेश्वरी, उसका उल्लेख किया ही नहीं अपने वॉल्यूम में। ये उनको नीलकंठ जनार्दन कीर्तन ने
उन्होंने बताने का काम किया। और समझो विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े थे, वो तो बहुत ही बड़े फेमस हिस्टोरियन रहे हैं। उनको इतिहासाचार्य भी कहा जाता है। तो उनका जन्म रायगढ़ जिले में वरसई में हुआ था 1863 में, और उनकी मृत्यु 1926 धुले में हुई थी। तो ही वॉज द फर्स्ट रिसर्च ऑफ मराठा हिस्ट्री। उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, गांव-गांव में जाके, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाके वहाँ से हिस्टोरिकल पेपर्स कलेक्ट करने का काम किया। और ही वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ इतिहास संशोधक मंडल का वो फाउंडर मेंबर भी रहे हैं। और उन्होंने एक मराठी मैगजीन भी शुरू किया था, उसका नाम था भाषांतर मतलब ट्रांसलेशन। तो ये सारे जो है वो ब्रिटिश राज में हमारे यहाँ पे जितने हिस्ट्रियन थे वो थोड़े से पार्शियल होके उन्होंने हिस्ट्री लिखने का काम किया था। तो इस पार्ट में हमने देखा कि मॉडर्न पीरियड में हिस्ट्री किस तरह की लिखी गई है। तो पार्ट 3 तक हमने एंशिएंट हिस्टोग्राफी इन एंशिएंट पीरियड इन इंडिया, हिस्टोग्राफी इन मिडिल पीरियड इन इंडिया एंड हिस्टोग्राफी इन मॉडर्न पीरियड। तो ये सारे यहाँ तक हमने कोशिश की है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इंडियन हिस्टोग्राफी, वेरियस आइडियोलॉजिक नेटवर्क्स। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझा है तो लाइक करो, शेयर करो एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन दिखाई देगी, उस पर प्रेस करो। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करने के बाद मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हैव अ नाइस डे। मे योर ड्रीम कम ट्रू। थैंक्स।